नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज की कहानी थोड़ी अलग है। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आज की घटना कुछ ऐसी ही है। 5 जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराता है। इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे अप्रत्याशित खुलासे होने शुरू होते हैं कि पुलिस वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं। अपने ही लोग लड़की के दोषी निकलते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ता भी शर्मसार होता है और अंत में हुए खुलासे के बाद तो लोग लड़की के साथ हुए हादसे को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। तो आखिर क्या है इस कहानी में? तो आज जानेंगे क्या है इस कुरंगती अप्सरा मर्डर केस की सच्चाई। इस कहानी को विस्तृत रूप में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको घटना अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस घटना को विस्तृत रूप में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पहली बार ये घटना 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी शरीर पर सफेद वस्त्र धारण किए और माथे पे तिलक लगाए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होते हैं। पुलिस वालों को यह व्यक्ति अपना नाम अयागड़ी साई कृष्णा बताते हैं। इनकी उम्र लगभग 36 साल की थी। पुलिस वालों के सामने अयागिरी कृष्णा बताते हैं कि 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरंगती अप्सरा को अपने कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था। मैं अपनी भांजी को ड्रॉप करके वहां से अपने घर चला गया था। उसके थोड़े ही देर बाद जब भांजे के मोबाइल फोन पे कॉल करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा था। यहाँ तक कि काफी इंतजार के बाद भी उसका मोबाइल जब ऑन नहीं हुआ तो कई दोस्तों से उसके बारे में जानकारी लेने की भी कोशिश की, मगर उसके दोस्तों ने बताया कि अप्सरा के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने अयागिरी कृष्णा खुद को हैदराबाद के सरूर नगर के इलाके में एक मंदिर का पुजारी बताते हैं। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। पुलिस के सामने कृष्णा ने बयान दिया था कि आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार में बाहर गई थी। इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की मां से सबसे पहले मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अप्सरा अयागिरी कृष्णा के साथ ही बाहर गई थी। अप्सरा की मां पुलिस वालों की बात पर सहमति जताती है। जैसा कि पहले अयागिरी कृष्णा ने बयान दिया था कि 3 जून की रात को उसने अपने भाजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पे ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर अयागिरी द्वारा बताए गए अनुमान ड्रॉप लोकेशन को मार्क करते हैं। अब इस बीच मिलने वाले एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश करते हैं। खंगालने का फैसला किया जाता है। अयागिरी कृष्णा द्वारा बताए गए पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी लगभग 21 किलोमीटर के आसपास थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच सैकड़ों सीसीटीवी लगे हुए हैं। लड़की का पता लगाने के लिए जरूरी था पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करें और पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज से होती है। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की जाती है तो उसमें अप्सरा अपने मामा अयागिरी कृष्णा के साथ जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह अयागिरी कृष्णा का यह बयान सही पाया जाता है कि आखिरी बार अप्सरा उसके साथ घर के बाहर गई थी। अब पुलिस वाले अयागिरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। इस इलाके के आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं, मगर एक भी फुटेज में अयागिरी कृष्णा अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता।
पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अयागिरी कृष्णा द्वारा बताए गए लोकेशन से और आगे जाकर आसपास के इलाकों में जांच करने का फैसला करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अयागिरी कृष्णा ने कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया है। जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा की ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती, तो पुलिस वाले एक बार फिर से अयागिरी से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब इस मामले में दोबारा से अयागिरी कृष्णा से पूछताछ शुरू की जाती है, तो पुलिस वालों के सामने वह घबरा जाता है और अब दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब कि अयागिरी कृष्णा ने अपने बयान को बदलना शुरू कर दिया था। जब अयागिरी कृष्णा अपना बयान बदलने लगता है, तो पुलिस वालों को इस पे शक होना शुरू हो जाता है और अब अयागिरी कृष्णा से गहराई से पूछताछ करने का पुलिस फैसला करती है। जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है, अयागिरी कृष्णा पुलिस वालों को नई नई कहानियां सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान को बदलने लगता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं। पुलिस वाले जब अपना तरीका अपनाते हैं, तो अयागिरी सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस वाले के सामने जब अयागिरी मामले की सच्चाई बताता है, तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। अयागिरी कृष्णा पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया है, बल्कि उसने उसे मार दिया है। पुलिस वाले के सामने अयागिरी कृष्णा बयान देता है कि 3 जुलाई को रात में घूमने जाने के बहाने उसने अपनी भांजी को अपनी कार में बिठाता है। फिर वह उसे शमशाबाद के एक बेहद सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर लेकर चला जाता है। यहाँ इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है और फिर यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अयागिरी कृष्णा अपनी भांजी के मुंह पे जोर से मार देता है। एक बार नहीं बल्कि लगातार अयागिरी कृष्णा अप्सरा के चेहरे पे पत्थर से वार करता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे कुचल कर मार देता है। अपनी भांजी की जान लेने के बाद अयागिरी कृष्णा लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है। इसीलिए पहले तो वह लाश को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेट लेता है और फिर उसे अपनी कार की डिक्की में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां लाश को जलाया जा सके। इस तलाश में वह एक और सुनसान जगह पे पहुंचता है और अपनी कार खड़ी करके लकड़ी की तलाश में लग जाता है, मगर उसे एक लाश जलाने के लायक लकड़ी नहीं मिल पाती। इसके अलावा उसे पकड़े जाने का भी डर सताने लगता है। इसीलिए अब वह लाश को जलाने का फैसला बदलकर और दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। लाश को गाड़ी की डिक्की में रखकर वह उसे कुछ देर तक अपने घर के पार्किंग में ही खड़ी रखता है और फिर मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वह पुजारी के तौर पे काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मैनहोल था जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। सन्नाटे का फायदा उठाते हुए अयागिरी अपनी कार को मैनहोल के पास लेकर जाता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश उसी मैनहोल में डालकर इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर देता है। कोई कभी भी इस लाश को ना ढूंढ पाए, इसलिए अयागिरी 2 ट्रक मिट्टी भी उस मैनहोल के ऊपर डलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डालने के बावजूद अगले दिन अयागिरी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैनहोल से बाहर आ रही है। इसलिए वह फिर मट्टी हटाकर पहले मैनहोल के ऊपर अच्छे से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है, फिर उसे मिट्टी से ढक देता है। अयागिरी को लगने लगता है कि उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया, अब वह कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार अयागिरी ही लेकर गया है। ऐसे में वह पुलिस से शिकायत कर सकती है। इसीलिए किसी को शक ना हो, इसलिए अयागिरी खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। मगर उसकी यह चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने उसका झूठ पकड़ लिया। अब पुलिस वाले हत्या के मोटिव के बारे में पता लगाने का सोचते हैं। जब पुलिस वाले अयागिरी कृष्णा से हत्या के कारण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो अयागिरी कुछ और चौंकाने वाला खुलासा करता है। अयागिरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और अयागिरी पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे।
दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। देखते ही देखते दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अप्सरा गर्भवती हो गई है। प्रेग्नेंट होने की बात जब सामने आती है तो अप्सरा अयागिरी पे दबाव बनाने लगती है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि जितनी जल्दी हो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मगर अयागिरी के सामने समस्या यह थी कि उसकी शादी कई साल पहले ही किसी दूसरी लड़की के साथ हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। यह बात अप्सरा भी जानती थी, इसलिए वह लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश किया करता था। इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। चूंकि अप्सरा और अयागिरी का पहले से ही एक रिश्ता था, इसलिए अप्सरा के लाख जिद करने के बावजूद अयागिरी शादी के लिए मना करता रहता है। इसी बीच अयागिरी के समझाने के बाद अप्सरा अपना अबॉर्शन करवा लेती है। अबॉर्शन के बाद भी वह लगातार अयागिरी पर शादी का दबाव बनाती रहती है। इसी दबाव के कारण अयागिरी एक खौफनाक प्लान बनाना शुरू करता है और फिर 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है। फिर उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और वहां उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह चाह कर भी उसे शादी नहीं कर सकता। मगर यहाँ भी अप्सरा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती। अयागिरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने के लिए राजी नहीं होती तो वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पे मार देता है और फिर वह लगातार तब तक हमला करता है जब तक अप्सरा की जान नहीं निकल जाती। इस खुलासे के बाद अयागिरी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में अयागिरी का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सामने आता है। इससे पता चलता है कि उसने अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था द हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग। आगे कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। एक मामा भांजी के अवैध रिश्ते और हत्या की खबरें बाहर आते ही सुर्खियां बटोर लेती है और आसपास के राज्यों की अखबारों में इस खबर को भी हेडलाइन मिल जाता है। अब यह खबर जब तमिलनाडु पहुंचती है तो अप्सरा से जुड़ा एक बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। दरअसल जब यह खबर मीडिया के जरिए तमिलनाडु में रहने वाली धन लक्ष्मी नाम की महिला तक पहुंचती है तो वह मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती है। दरअसल वह बताती है कि अयागिरी ने जिस लड़की कुरंग अप्सरा की हत्या की है वह उसकी बहू है और इस बहू के चलते उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। आगे इस मामले में पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राज से हुई थी। कार्तिक एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां उसकी सैलरी काफी अच्छी थी। कार्तिक की मां के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की मां अरुणा भी अपनी बेटी के यहाँ रहने चली आती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर उसके बेटे कार्तिक के पैसों पे ऐश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ आए दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। रोजाना कार्तिक पर शॉपिंग करवाने का दबाव बनाने लगती हैं। इसके अलावा अप्सरा और उसकी माँ कार्तिक के पैसे से हमेशा महंगी महंगी ज्वेलरी भी खरीदना शुरू कर देती हैं। यह बात सच थी कि कार्तिक अच्छा पैसा कमा रहा था, मगर जब कार्तिक की बीवी और सास ने बेतहाशा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया तो कार्तिक की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है और वह अपनी सासू माँ और बीवी के शौक को पूरा करने के लिए 25 लाख का लोन ले लेता है। कार्तिक की मां के अनुसार दोनों मिलकर कार्तिक का यह पैसा भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद भी यह लोग कार्तिक पर ज्यादातर पैसे देने का दबाव बनाने लगते हैं, मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है और वह अब पैसा देने से मना कर देता है। कार्तिक की मां के अनुसार जब कार्तिक पैसे देने से मना करता है तो अप्सरा अपनी मां के कहने पर कार्तिक पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाती है। केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन के बाद बेल मिलने के बाद जब कार्तिक जेल से बाहर आता है तो समाज में उसे काफी ताने सुनने मिलते हैं। इस शर्मिंदगी की वजह से कार्तिक एक दिन अपने हाथों अपने जीवन का अंत कर लेता है। जब कार्तिक की मौत की जानकारी अप्सरा उसकी मां को मिलती है तो दोनों ज्वेलरी और पैसा लेकर रातों रात चुपके से हैदराबाद चले जाते हैं। कोई भी इन दोनों से संपर्क न कर पाए, इसलिए दोनों ने अपना पुराना सिम भी बंद कर लिया और नए नंबर ले लेते हैं। अब यहाँ हैदराबाद में रहते हुए अयागिरी कृष्णा और अप्सरा की नजदीकियां बढ़ने लगती है और फिर यह नजदीकी बढ़ते बढ़ते अप्सरा की मौत पर जाकर खत्म होती है। जब अप्सरा कार्तिक और उसकी मां पे फर्जी केस दहेज उत्पीड़न का
दर्ज करवाते हैं तो कार्तिक बहुत बड़े सदमे में चला जाता है। उसी की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। जब यह बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुई घटना को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अप्सरा की हत्या करने वाला कृष्णा सलाखों के पीछे बंद है और मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। अब अयागिरी कृष्णा को अदालत क्या सजा मिलती है यह तो आने वाला समय में ही पता लगेगा। दोस्तों, ये घटना यही समाप्त होती है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है गलती किसकी थी, अप्सरा की या कृष्णा की? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।